नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। महाराजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। टॉप 10 शुरू करने से पहले देख लेते हैं 10 बजे की 4 बड़ी खबरों को। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली के दंगल की। बात बजट पर हो रहे मंथन की भी करेंगे। सीएम गहलोत ने प्री बजट बैठक ली और इसके साथ ही दिखाएंगे आपको कहां आग ने तांडव मचाया और कहां लोगों ने हंगामा किया। साथ ही बुलेटिन में दिखाएंगे आपको रेत के सुनहरे रंगों की अलग अलग तस्वीरें। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। सबसे पहले टॉप 10 खबरों पर एक नजर। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान के लिए 13,750 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सिविल लाइंस में अरविंद केजरीवाल भी वोट डालने के लिए निकल चुके हैं। शाहीन बाग में शाहीन पब्लिक स्कूल के बाहर वोटर्स की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। यहां का विधानसभा क्षेत्र ओखला है। आप से अमानतुल्लाह खान, बीजेपी से ब्रह्म सिंह और कांग्रेस से परवेज हाशमी उम्मीदवार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज दिल्ली चुनाव में अपना वोट डाला। कतार में लगकर जयशंकर ने सुबह सुबह जाकर वोटिंग की। अपने बयानों से विवादों में रहने वाले बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने मटियाला विधानसभा क्षेत्र में अपना वोट डाला है। उन्होंने अपील की कि इस बार बीजेपी को वोट देकर सेवा करने का मौका दें। मुंबई के कला चौकी इलाके में अभ्युदय नगर में मिलन इंडस्ट्रियल एस्टेट में आग लग गई। इमारत के ऊपरी हिस्से में आग की लपटें आसमान को छू रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक महिला सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला सब इंस्पेक्टर का नाम प्रीति अहलावत है, जो पूर्वी दिल्ली के पर्परगंज इंडस्ट्रियल एरिया में तैनात थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता को एक बार फिर निशाना बनाया है। नॉर्थ 24 परगना में एक अज्ञात शख्स ने रात में बीजेपी कार्यकर्ता के घर बम फेंक दिया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भी बजट पर मंथन करेंगे। सुबह 11 बजे एनजीओ, सिविल सोसाइटी, उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। जयपुर वासियों को आज 2 जनता क्लिनिक की सौगात मिलेगी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा इसका उद्घाटन करेंगे। वन विहार और ईदगाह में इसकी शुरुआत होगी। मरु महोत्सव का आज तीसरा दिन है। महोत्सव के दूसरे दिन शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में सेलिब्रिटी म्यूजिकल नाइट कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसकी शुरुआत केसरिया बालम आवो नि पधारो मारे देश गीत से हुई। और चलिए अब खबरें विस्तार से। खबर टोंक के धन्ना तलाई क्षेत्र से है। यहां बीती रात एक शादी समारोह के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। कुछ बाहरी शरारती युवकों ने संगीत कार्यक्रम में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की और दूल्हे के 2 भाइयों के साथ मारपीट की गई। वहीं घटना से आक्रोशित परिजन कोतवाली थाना पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और पुलिस पर कार्रवाई में शीतलता बरतने का आरोप लगाया और इस पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। परिजनों से समझाइश भी की, लेकिन उनके नहीं मानने पर हल्का बल प्रयोग भी किया और जाम खुलवाया। बाद में एएसपी थाने पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। मेला संगीत हो रहा था तो नाच रही कूद रही थी लड़की। वो 4 जने आए थे तो मैं उनको बोली, भाई आप कैसे आए हो? कि नहीं हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्या ना, हम खड़े के ना। तो पहले देख लिया बाद मशान कहती हूँ ना। फिर थोड़ी देर बाद में वो तो 3-4 जन आ गया। जो माँ को बच्चे में बोले ब्लेड में नाच देगा मैं क्या, जो बेटा वो ले आओ जाओ। तो देखा देख एक जना गए थे, एक जना ने मारता रही तू छोरो आए ना माँ को बच्चे पूरा खून में मंड रहे। तो मैं तो घबरा गया भाई, कहूँ क्यों कहेंगी। देखा तो वो नागो का छोरा। हमारे फंक्शन चल रहा था, हमने किसी को रोक टोक नहीं करी। लेडीज फंक्शन था, आके खड़े हो गए। मैंने कहा भाई साइड में हो जाओ, आपका फंक्शन नहीं है, आप जाओ। औरतों का फंक्शन है, यही कहा था मैंने। उसके अंदर वो 8-10 छोरों को लेके आए और मुझसे मारामारी गिरी और बाकी औरतों से छीना झपटी। और बाकी ये इसको देख लो, ये हाल करा है उसको। परिवादी भागचंद ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि भाई हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा था। उस दौरान किसी ने वो वहाँ संगीत देखने के लिए आए थे, उनको मना किया था इस बात को लेकर। झगड़ा हो गया, रिपोर्ट दी, प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया।
तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर जमकर हंगामा किया गया है, हल्का बल प्रयोग भी पुलिस को करना पड़ा। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मनोज, पूरा मामला छेड़खानी का यहाँ पर बताया जा रहा है, जमकर हंगामा भी हुआ है, ये कहा जा रहा है महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई है। अभी तक पुलिस की तफ्तीश में क्या सामने आया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये घटना जो है 4 दिन पहले भी इसी तरह घटना हुई थी, इसी परिवार के साथ हुई थी, जब वहाँ कोई संगीत कार्यक्रम चल रहा था। कल जब रात को वहाँ पर महिला संगीत चल रहा था, तब पुनः वहाँ इसी तरह की वारदात हुई है। और जो युवक आए हैं, उन्होंने आसिफ और जो सोहेल जो कि नामजद किए गए हैं, उन्होंने वहाँ पर कुछ छेड़खानी की, कुछ मारपीट की। उसके बाद 2 जने जख्मी हुए उसके अंदर, और इसी बात को लेकर परिजन थाने पहुंचे थे। जो पुलिस की कार्रवाई, जो आपको बता दें कि पूरा सीन सामने आ चुका है कि रात को वहाँ हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, पुलिस को खदेड़ना पड़ा, क्योंकि जो लोग आक्रोशित थे वो जो आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, इस बात को लेकर उन्होंने जो मुख्य मार्ग है उसको जाम किया था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो संदिग्ध बताया जा रहा है। हालांकि परिजनों का ये कहना था कि ये वो आरोपी नहीं है जिसने इस घटना को कारित किया है। इसी बात को लेकर रात को पूरा हंगामा चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने अभी इसमें ताजा कोई और प्रगति नहीं हुई है। जिस तरह की जानकारी आएगी फिर हम आपको बता पाएंगे। जी मनोज, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर शादी कार्यक्रम में हंगामा हुआ और उसको लेकर कल रात जो परिजन हैं वो थाने पहुंचे और वहां पर जमकर बवाल काटा गया। और चलिए अब हम आपको आग के तांडव की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। 3 अलग अलग शहर में आग से हाहाकार मच गई। मुंबई, अलवर, चूरू में आग से लाखों का सामान खाक हो गया। पहली तस्वीर मुंबई की है, यहाँ एक इंडस्ट्रियल स्टेट में आग लग गई। दूसरी तस्वीर अलवर की, यहाँ दुकान में आग लग गई। और तीसरी तस्वीर चूरू की है, यहाँ एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें आग के तांडव की आपके टीवी स्क्रीन पर। मुंबई, चूरू और अलवर से ये तस्वीरें हैं। और चलिए सबसे पहले बात यहाँ मुंबई की कर लें तो मुंबई के इंडस्ट्रियल स्टेट में आग का तांडव। कला चौकी इलाके के अभ्युदय नगर में भीषण आग लगी। आग पर काबू पाने के लिए 5 दमकल की गाड़ियां पहुंची, एक एम्बुलेंस और एक क्विक रिस्पांस व्हीकल घटनास्थल पर पहुंचा। और आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है। अब बात अगर अलवर की करें तो यहां पर भी आग का तांडव देखने को मिला। यहां एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं चूरू की एक तस्वीर, जहां बीच सड़क एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते बाइक आग के गोले में तब्दील हो जाती है। तो स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे ये चलती बाइक जलकर राख हो गई। बता दें ये तस्वीर चूरू के वार्ड नंबर 40 के डाबला रोड की है और यह हादसा उस वक्त हुआ जब गांव डाबला का पूनमचंद अपनी बाइक से चूरू आ रहा था और अचानक उसकी बाइक में आग लग गई, जिसके बाद पूनमचंद बाइक से उतरकर दूर भाग गया। बाइक में आग लगने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और जब तक लोग आग बुझाते तब तक बाइक जलकर खाक हो चुकी थी। गनीमत ये रही कि बाइक में पेट्रोल कम था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और चलिए बात कोटा की करते हैं। यहाँ पर ठग गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। भाइयों पर करोड़ों की ठगी का आरोप है। 2 करोड़ की ठगी करने का आरोप है। दोनों भाई एक चिट फंड कंपनी चलाते हैं। कोटा में ठग गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। 2 सगे भाई हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया और इन दोनों भाइयों पर करोड़ों की ठगी का आरोप है। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए रुक करते हैं। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, ये 2 शातिर भाइयों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने करोड़ों की ठगी की है लोगों से। किस तरह से ये लोगों से पैसे लेते थे? क्या कुछ चिटफंड कंपनी के नाम पर किस तरह से लोगों से ये पैसा जुटाते थे? क्या कुछ जानकारी पुलिस से आपको मिल पाई है? जी अनीता, ये लोगों को बड़े बड़े उपहार देकर लालच में डालते थे और महाबचत के नाम से ये प्रत्येक व्यक्ति से 2000 रुपये प्रति माह लेते थे और करीब 250 लोगों को इन्होंने अपने जाल में फंसाया और करोड़ों की
जब संपत्ति इकट्ठा हो गई तो ये मोटे ब्याज पे भी पैसा वापस देते थे। और करीब 1 साल पहले ये 25 माह की एक योजना बनाई थी इन्होंने, और 18 माह पूरे होते ही, यानी कि 25 माह के पहले ये फरार हो गए थे। और 1 साल से ये यूपी के अलग अलग स्थानों पे फरारी काट रहे थे। दोनों सगे भाई हैं और 250 लोगों को करीब 2 करोड़ से अधिक की ये चप्पत लगा के फरार हो गए थे। पुलिस को द्वारा इनको पकड़ना बड़ी चुनौती बनी हुई थी। और फिलहाल पुलिस, महावीरनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन दोनों साथी भाइयों को वृंदावन यूपी से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के सामने अब बड़ी चुनौती है कि जो 250 से अधिक लोगों के साथ ठगी की वारदात को जो अंजाम दिया, उसके 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इनसे बरामद करना। फिलहाल आज इन दोनों भाइयों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाना है और कई और मामले भी इनके खिलाफ दर्ज हो सकते हैं। तो कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि कोटा पुलिस के महावीरनगर थाना पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है, जो दोनों साथी ठग को गिरफ्तार किया है यूपी से, और फिलहाल आज इनको कोर्ट में पेश किया जाना है। जी ओम प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो 2 करोड़ की ठगी करने का इन दोनों सगे भाइयों पर आरोप है और चिटफंड कंपनी चलाते थे और कई लंबे वक्त से ये लोगों को चूना लगा रहे थे। पर बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। चोरों के पास से 19 बाइक बरामद हुई है। चोरों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया है। तो खबर टोंक से, यहां पर बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश हुआ है और इस गैंग के 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजी मनोज, अगर बात की जाए तो पुलिस ने यहाँ पर 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 19 बाइकें भी बरामद हुई है, और क्या लगता है कुछ और खुलासे भी हो सकते हैं? विपिन शर्मा ने बताई है, उनका कहना है कि जो तीनों जो ये शातिर बदमाश हैं, ये आदतन बाइक चोर हैं। फिलहाल इन्होंने 24 वारदातें करना स्वीकार किया था, उसमें से 19 बाइक जो है वो पुलिस बरामद कर चुकी है। और पुलिस का मानना है कि 24 जो बाइक थी ये सिर्फ टोंक जिले की हैं। इसके अलावा जब अन्य जिलों की बात की जाएगी और पूछताछ की जाएगी तो कुछ और वारदातों का खुलासा भी होगा, क्योंकि ये लोग मौज मस्ती के लिए चोरियां करते थे और सस्ते में गाड़ियां बेचते थे। तो इस बार एक पहली बात भी सामने आई। पुलिस ने कहा कि जो लोग चोरी की बाइक खरीद रहे हैं 4 या 5 हजार रुपए में, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जी अनिता। जी मनोज, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो पुलिस ने यहाँ पर इन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया और इसके साथ ही जो चोरी की बाइक खरीद रहे हैं उन ग्राहकों के ऊपर भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। फिलहाल ये 3 सदस्य हैं इस गैंग के जिनको गिरफ्तार किया गया है। और चलिए सीधा रुख करते हैं जयपुर का, जहां पर लोक अदालत कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। और इस साल की पहली लोक अदालत है जिसका आयोजन हो रहा है। हाईकोर्ट से लेकर अधीनस्थ अदालतों में इसका आयोजन हुआ है। हाईकोर्ट में जस्टिस संगीत लोढ़ा इसका उद्घाटन उन्होंने किया है। तो जयपुर में लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन्स पर हैं। इस साल की पहली लोक अदालत है जिसका आयोजन हाईकोर्ट से लेकर अधीनस्थ अदालतों में होगा। और आपको बता दें इस आयोजन में हाईकोर्ट में जस्टिस संगीत लोढ़ा इसका उद्घाटन करेंगे। पत्रकारगण से निवेदन है, कृपया कुर्सियों पर विराजें और नाश्ता लें। मीडिएशन हॉल की तस्वीरें हैं और आपको बता दें कि इन लोक अदालतों में कुल 2,59,541 मामले सूचीबद्ध किए गए हैं। और जयपुर आपको सीधे लिए चलते, यहाँ पर आज 2 जनता क्लिनिक की सौगात मिलने वाली है जयपुर वासियों को और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इस कार्यक्रम में कई नेता मौजूद हैं और क्या कुछ कह रहे हैं चिकित्सा मंत्री आपको सुनवाते हैं। राजस्थान निरोगी बने, इस बात का संकल्प मुख्यमंत्री जी ने व्यक्त किया है और उसके लिए पूरे राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में हर वार्ड से
स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के लिए हम एक हमारा भाई और एक हमारी बहन उनका सिलेक्शन स्वास्थ्य मित्र के रूप में कर रहे हैं और राजस्थान के 40,000 गांवों में इसी प्रकार एक बहन और एक भाई का चयन करेंगे, जिससे राजस्थान में एक नया वातावरण बने, कोई आदमी बीमार पड़े नहीं, अपने स्वास्थ्य के प्रति हर आदमी जागरूक बने। पहली बात, उसको दवा की जरूरत नहीं पड़े, समय पे जांच करवाए, समय पे उपचार ले। जांच समय पे कराने से कोई बीमारी हो, आज जिस तरह कैंसर की बीमारी हो रही है, हार्ट की बीमारी हो रही है, किडनी की बीमारी हो रही है, इन बीमारियों का इलाज संभव है, लेकिन आपकी जागरूकता, आम आदमी की जागरूकता, अगर समय पे जांच होगी, पता चल जाएगा शुरुआती दौर में, तो कैंसर भी लाइलाज नहीं है, कैंसर का भी इलाज संभव है। लेकिन हम लोग लापरवाही करते हैं। तीसरी चौथी स्टेज आने के बाद जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो पूरे शरीर में वो फैल चुका होता है और फिर इलाज संभव नहीं होता है। इसलिए जगह जगह निरोगी राजस्थान का संकल्प इसीलिए व्यक्त किया गया है कि आम और आवाम को, राजस्थान को हम जागरूक करें, समय पे अपनी चिकित्सा, समय पे अपनी जांच, ये अभियान पूरे राजस्थान में चलना चाहिए। एक खबर दौसा से है। यहाँ पर किसान की संदिग्ध अवस्था में मौत, माधोलाल गुर्जर का खेत के पास उसका शव मिला है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। बांदीकुई उपखंड के सुमेल कला गांव का ये मामला है। खबर दौसा से, यहाँ पर किसान की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला है। माधोलाल गुर्जर है जिसका शव उसके खेत के पास मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बांदीकुई उपखंड के सुमेल कला गांव का ये मामला बताया जा रहा है। दौसा में किसान की संदिग्ध अवस्था में मौत, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें, माधोलाल गुर्जर है जिसका शव उसके खेत के पास मिला है। बांदीकुई उपखंड के सुमेल कला गांव का मामला बताया जा रहा है। और वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद बात दिल्ली के दंगल की करेंगे। नेटवर्क (16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. (16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 70 सीटों के लिए मतदान जारी है। मैदान में 672 प्रत्याशी है। वोटिंग के लिए कुल 13,751 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 40,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और करीब 1,47,00,000 मतदाता वोट आज डालेंगे। तो अलग अलग तस्वीरें जहां दिल्ली में दिग्गजों ने अपने मताधिकार का उपयोग करा। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां विदेश मंत्री अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। प्रवेश वर्मा बीजेपी सांसद हैं, कुछ दिन पहले ही बड़ी सुर्खियों में वो रहे। उन्होंने अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग किया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा पहुंचे। राम माधव अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। तो अलग अलग तस्वीरें दिल्ली के दंगल से मिल रही हैं और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ देर पहले की हैं, जब अरविंद केजरीवाल वोट डालने के लिए पहुंचे, अपने मत अधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं और 8 तारीख यानी आज के दिन वोटिंग होनी है और 11 को नतीजे आएंगे। तो आज पता चलेगा कि दिल्ली के दिल में क्या है, लोग किसे चुनते हैं। आज वो ईवीएम में कैद हो जाएगा और 11 तारीख को वो बड़ा दिन, जिस दिन दिल्ली की सरकार, दिल्ली पे कौन काबिज होता है, ये तस्वीर साफ होगी। तो 70 सीटों के लिए मतदान जारी है। अलग अलग तस्वीरें दिल्ली के दंगल से। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। अलग अलग तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। बड़े नेता सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए। सब लोग, कोई भी घर में ना रहे, सब लोग वोट डालने के लिए ज़रूर जाएं और मत का अधिकार इस तरह से करें। आपको अपना घर चलाना होता है, आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर अपने बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी है, देश की, मुल्क की और दिल्ली की तरक्की की जिम्मेदारी भी आप लोगों के ऊपर है। बच्चों का भविष्य आप लोग बनाते हैं, तो अपने अपने घर में पुरुषों के भी बताइएगा, उनको समझाइएगा कि कौन सी पार्टी है जिसको वोट देने से परिवार का भविष्य बनेगा, किसको वोट देने से मुल्क का भविष्य बनेगा, दिल्ली का भविष्य बनेगा। तो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देने जाएं। दिल्ली में आज मतदान है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी। मनोज जी, आज वोट करने के लिए लोग जा रहे हैं और आपकी पार्टी किन मुद्दों के साथ आगे चली थी, क्यों वोट देगी बीजेपी को? दिल्ली को खुशहाल बनाने के लिए, दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए और दिल्ली को जिन लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने जो हिंसा और नफरत परोसा है, उसको मिटाने के लिए आज लोग वोट देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी तो बीजेपी पर पोलराइजेशन का आरोप लगा रही है। तो पोलराइजेशन का तो नोटिस अरविंद केजरीवाल को गया है चुनाव आयोग से। कल नोटिस गया ना कि आप हिंदू मुसलमान बना रहे हो। हम तो सबका साथ सबका विकास वाले हैं। हाँ,
जिन लोगों ने दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश की है, जिन लोगों ने बसों को जलाने की कोशिश की है, जिन लोगों ने रिहायशी घरों में लोगों के नागरिकों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ करने की कोशिश की है, आज दिल्ली की जनता अपने वोट से उनको सबक सिखाएगी। इस चुनाव में शाहीन बाग एक बड़ा मुद्दा बनकर उछला सर। शाहीन बाग सुरक्षा का मुद्दा है। हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो बाकी कुछ क्या करेंगे? हम बसों में जाते हुए जला दिए जाएंगे तो बाकी सुविधाओं का क्या होगा? हम अपने घर में बैठे हुए हैं, 4000 5000 लोग हमारे घर में घुस के मारने लगे, उस समाज की कल्पना कौन कर सकता है? आज उनको सबको सबक मिलेगा जो शाहीन बाग के साथ खड़े। पहले नाकाम सीएम को हटा लें, फिर बड़ा अच्छा आएगा। सर तो जो सफल सीएम है वो कौन आने वाला है? बहुत सुंदर आएगा, बहुत अच्छे विचारों वाला आएगा, बहुत अच्छा आएगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, जिनका दावा है कि 50 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी अपनी जीत दर्ज कराकर दिल्ली में। और दिल्ली के दंगल की तस्वीरें हमने आपको दिखलाई। और चलिए इस पे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अनुज, अगर बात की जाए, हालांकि आज वोटिंग का दिन है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, दिल्ली के दिल में क्या है ये आज ईवीएम में कैद हो जाएगा, 11 को तस्वीर साफ होगी। आज अगर देखें तो हर कोई अपनी तरफ से अपील कर रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि अपने मत का उपयोग करें अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं। क्या कुछ और कैसी कैसी तस्वीरें निकल कर आ रही है दिल्ली के दंगल से? अनुज, आप तक आवाज पहुंच रही है, आप सुन पा रहे हैं? देखिए, आमतौर पर अगर देखा जाए तो शहरी मतदाताओं में वोट करने का जो रुझान होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है। लोग बहुत कम संख्या में वोट डालते हैं, लेकिन इस बार कुछ उलट तस्वीर देखने को मिल रही है। लंबी लंबी कतारें, बिल्कुल सुन पा रहे हैं, मैं वही आपको कह रहा था। अनुज, आप जो बात कह रहे थे उसको जारी रखें। और ये सही बात है कि ज़्यादातर अगर देखा जाए तो जो शहरी इलाके होते हैं वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जब निकल कर आता है तो वो एक एवरेज वोटिंग परसेंटेज होता है, बहुत ज़्यादा वोटिंग वहाँ देखने को नहीं मिलती। लेकिन आज क्या ऐसा लग रहा है कि पूरी दिल्ली जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए, मत का उपयोग करने के लिए आज बाहर निकली है? क्या ये बदलाव की बयार देखने को मिल रही है? नहीं, बिल्कुल, देखिए, इलेक्शन कमीशन की भी कोशिश यही थी और सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी पार्टियों की तरफ से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से निकलें और मत का प्रयोग करें। इलेक्शन कमीशन ने भी इसके लिए विशेष से इंतजामात किए हैं यहाँ पर कि वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा डले। जहाँ तक दिल्ली की बात करें, आपने सही कहा, जो मत प्रतिशत होता है, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम देखी गई है पिछले चुनाव में। लेकिन इस बार जिस तरह से हमने लंबी लंबी कतारें देखी, ये ज़रूर भरोसा किया जा सकता है कि इस बार जो है वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेंगे। जहाँ तक दिल्ली की दंगल की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी सीधे मुकाबला में दिख रही है। हालांकि ये ज़रूर है कि जिस राजनीतिक पार्टी ने 15 सालों तक यहाँ वो राज की है, कांग्रेस की पार्टी की बात कर रहा हूँ, वो बहुत कम सीटों पे लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो कंटेस्ट कर रही है और कांग्रेस वहाँ पे मुकाबले पे है। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पे सीधे टक्कर देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी को एक बड़ी जीत दिल्ली में मिली थी और बीजेपी केवल 3 सीटों तक सिमट कर रह गई थी। बीजेपी की कोशिश है कि कम से कम ये आंकड़ा
अच्छा हो। हालांकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये दावा जरूर किया जा रहा है कि इस चुनाव में उनकी जीत होगी। देखना होगा कि किस तरीके से जो चुनाव परिणाम है 11 तारीख को वो आते हैं। क्या आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से सरकार चलाई है 5 सालों में उनको उनके काम पर वोट मिलता है, या जो बीजेपी ये कह रही है कि ये जो काम केंद्र सरकार की तरफ से की गई है, या फिर जो यहाँ पर पार्षद पे काम किए गए हैं उनके आधार पर यहाँ पर उनको वोट दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अनुज, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि हाल ही की अगर बात करें तो कई ऐसे मसले सामने आए, कई ऐसे ज्वलंत मसले सामने आए। क्या उनका इस वोटिंग पर, या कहें कि दिल्ली के दंगल पर क्या कुछ असर पड़ता है, असर पड़ेगा भी, किस तरह से जनता उसका रिएक्शन देगी, वो आज ईवीएम में कैद होगा। और उसके बाद 11 तारीख को जो तस्वीर है वो साफ होगी कि किसको सिरमौर बनाया है दिल्ली ने। बहुत शुक्रिया अनुज आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 अहम खबरों पर। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए वोट जारी है। मुकाबले में सत्ता में काबिज आप, बीजेपी और कांग्रेस मुख्य रूप से इस मैदान में हैं। इस चुनाव में कुल 672 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुगलक क्रेसेंट में अपना वोट डाला। विदेश मंत्री ने कहा कि यह हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपना वोट डाले, हर नागरिक को इसमें अपना योगदान देना चाहिए। पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा अपनी मां और पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे। कपिल ने कहा कि आज दिल्ली की जनता वोट डालकर हिसाब कर देगी, सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब होगा। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने मटियाला विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ में अपना वोट डाला। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी मां रतन देवी के साथ कृष्णानगर के पब्लिक स्कूल में वोट डालने पहुंचे। बीजेपी के अनिल गोयल और कांग्रेस के अशोक वालिया और आप के एसके बग्गा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल और उनकी पत्नी माला बैजल ने ग्रेटर कैलाश के बूथ पर अपना वोट डाला और इस सीट से आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज और बीजेपी की शिखा राय और कांग्रेस के सुखबीर पवार मैदान में हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और संघ के वरिष्ठ नेता रामलाल ने निर्माण भवन में अपना वोट डाला और इस सीट से सीएम अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के सुनील यादव और कांग्रेस के रमेश सभरवाल चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने टैगोर गार्डन एक्सटेंशन में अपना वोट डाला। अलका लांबा आप के प्रहलाद सिंह सैनी और बीजेपी के सुमन गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के अलावा होमगार्ड समेत अर्धसैनिक बलों के 75,000 से ज्यादा हथियारबंद जवान चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। दिल्ली में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। इसके लिए 40,000 से अधिक दिल्ली पुलिस के जवान चुनावी ड्यूटी में लगाए गए हैं। करीब 19,000 होम गार्ड्स की ड्यूटी भी दिल्ली में लगाई गई है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन का केंद्र बने शाहीन बाग में विशेष सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। शाहीन बाग में विशेष तौर पर से बीएसएफ की टुकड़ी को तैनात किया गया है। दिल्ली चुनाव को लेकर एनसीआर में अलर्ट है। गाजियाबाद दिल्ली चुनाव को लेकर एनसीआर में अलर्ट है। गाजियाबाद नोएडा से दिल्ली जाने वालों पर नजर, हाईवे पर गाड़ियों की तलाशी की जा रही है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए कुल 672 प्रत्याशी मैदान में हैं। दिल्ली में 1,47,00,000 मतदाता हैं, जिसमें 81 लाख पुरुष हैं जबकि 66 लाख से ज्यादा महिला मतदाता हैं। दिल्ली चुनाव के लिए ईवीएम, संवेदनशील बूथ और काउंटिंग सेंटर्स की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। दिल्ली में कुल 2,600 निवासी पोलिंग बूथ हैं, जिसमें से 545 संवेदनशील है जबकि 21 काउंटिंग सेंटर्स को अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के मद्देनजर 70 सीटों में से 7 सीटें बदरपुर, शकरबस्ती, सीमापुरी, नजफगढ़, मॉडल टाउन, सीमापुरी और द्वारका में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के युवाओं से अपील की है कि वो बड़ी संख्या में मतदान करें। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान का दिन है। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोकतंत्र के इस महोत्सव में भाग लें। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर लोगों से वोट करने की अपील की है। शाह ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली की जनता से अपील करता हूं कि झूठ और वोट बैंक की राजनीति से दिल्ली को मुक्त करने के लिए मतदान अवश्य करें।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लोगों से मतदान करने की अपील की है। नड्डा ने ट्वीट कर लिखा कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर लोगों से वोट करने की अपील की। गोयल ने ट्वीट में लिखा कि वोट देना आपका अधिकार है, आपका एक वोट देश के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करेगा। पीयूष गोयल के अलावा बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी लोगों को वोटिंग करने की अपील की है। गौतम गंभीर ने कहा कि मतदान केवल हमारा अधिकार नहीं, हमारी शक्ति है। अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करें। दिल्ली चुनाव से पहले रोहिणी इलाके में शुक्रवार की रात करीब 9:30 बजे महिला सब इंस्पेक्टर प्रीति अहलावत की एक युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। प्रीति पूर्वी दिल्ली के पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में तैनात थी। बजट सत्र से पहले सीएम गहलोत आज सचिवालय में किसानों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में सीएम किसानों से सुझाव मांगेंगे। मुंबई में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। मुंबई के कला चौकी इलाके के अवध्यू नगर में मिलन इंडस्ट्रियल एस्टेट में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 5 दमकल की गाड़ियां पहुंची। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक रेडीमेड दुकान में आग लग गई है। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। टोंक में बीती रात एक शादी समारोह में महिलाओं से छेड़खानी को लेकर हंगामा हो गया। हंगामे में 2 लोग घायल हो गए। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे सड़क पर यमराज की। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यमराज ये नाम सुनकर ही लोग कांप जाते हैं। किसी की जान चली जाए तो कहते हैं यमराज ने उसके प्राण हर लिए। लेकिन क्या हो जब जान लेने वाले यमराज जान बचाने खुद चले आए? जो यमराज जान लेने के लिए जाने जाते हैं, वो यमराज सड़क पर निकले हैं, सड़क पर चलने वालों को एक संदेश देने के लिए, उनकी जान की हिफाजत के लिए। तस्वीरें हैरान जरूर करती हैं, लेकिन जब इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो क्या करें? खुद यमराज ही उनकी जान की अमान को सामने आए। तस्वीरें जैसलमेर की हैं। हेड कांस्टेबल जसवंत सिंह यमराज बने और ट्रैफिक वाले सुरक्षा के नियमों की जानकारी देते नजर आए। उधर प्रतापगढ़ में एसपी पूजा अवाना के निर्देशन में ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया गया। बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। सड़क नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। डूंगरपुर में भी मिशन रोड सेफ्टी के मौके पर जागरूकता रैली निकाली गई और सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के साथ गांधीगिरी दिखाई गई। गुलाब के फूल भेंट किए गए। साथ ही सड़क पर सुरक्षा की सीख भी दी। भरतपुर में भी सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। परिवहन कार्यालय से जागरूकता बाइक रैली निकाली गई। रैली में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ साथ आम लोग बाइक पर हेलमेट लगाकर लोगों को सुरक्षा का संदेश देते नजर आए। बिना हेलमेट वालों से विनती की और जिंदगी से खिलवाड़ न करने की गुजारिश की। न्यूज 18 राजस्थान भी आपसे अपील करता है, सड़क पर सुरक्षा नियमों का पालन करें, अपनी हिफाजत का ख्याल रखें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए अब आपको दिखाते हैं विरोध प्रदर्शन का अनोखा तरीका, जहां मजबूर होकर कल के टीचर आज भीख मांग रहे हैं। ये विरोध अनोखा है। विरोध का तरीका नया है। ये नाराजगी का इजहार है। आरपीएससी के खिलाफ संग्राम है। कल के टीचर आज भिखारी। देख लीजिए, रिजल्ट जारी होने में देरी और कल के टीचर आज सड़क पर भीख मांग रहे हैं। कभी बाइक वाले से तो कभी ऑटो वाले से, कभी अकेले अकेले तो कभी एक साथ। भीख की गुहार राजस्थान लोक सेवा आयोग से भी है। रुपये पैसे नहीं चाहिए, कपड़ा लत्ता भी नहीं चाहिए तो बस परिणाम जो अभी तक अटका पड़ा है। हम सारे वरिष्ठ अध्यापक 2018 के बेरोजगार भाई यहाँ इकट्ठे हैं और पिछले 2-3 दिन से इकट्ठे। आज हमारा धरने का तीसरा दिन है। कल हमने इस अंधी प्रशासन आरपीएससी के जो कर्मचारी हैं उनको चेताने के लिए रोड पे झाड़ू लगाई है इनके खिलाफ, और आज हम इतने परेशान हो गए कि भीख मांगते हुए रोड पे आ गए। आज हम सब ने भीख मांग के इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर अब भी ये हमारा परिणाम जारी नहीं करते हैं तो हम सारे स्टूडेंट आमरण अनशन करेंगे, या तो हमारे प्राण रहेंगे या फिर हमको परिणाम मिलेगा। दरअसल इनकी मांग जल्द से जल्द वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम जारी करने की है।
बाकायदा इसके लिए पिछले 3 दिन से आयोग के सामने बेमियादी धरने पर बैठे हैं, विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अब भीख भी मांग रहे हैं। वो आज अध्यापक रोडों पे भीख मांग रहा है। इससे बुरी सरकार की क्या फजीती होगी? सरकार को इसके प्रति संज्ञान लेना चाहिए। इन बेरोजगारों को तुरंत राहत देनी चाहिए। हमारा रिजल्ट जारी करना चाहिए। अगर अब भी रिजल्ट जारी नहीं करते हैं तो यहाँ आए हुए सारे बेरोजगार, अभी तो धरना प्रदर्शन हो रहा है, कल को आमरण अनशन भी होगा और हो सकता है प्रदेश में जिस प्रकार किसान अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार परिणाम को लेकर परेशान होकर आत्महत्या भी कर सकते हैं। विरोध अनोखा है, प्रदर्शन भी कारगर है, लेकिन निगाहें अब भी वही हैं। शायद राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रशासन इसकी सुध ले, ताकि कल के टीचर आज भीख मांगने को मजबूर ना हो जाएं। अजमेर से न्यूज 18 के लिए अभिजीत दवे की रिपोर्ट। और चलिए रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। Crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसलमेर में मरु महोत्सव की धूम है। महोत्सव के दूसरे दिन शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में सेलिब्रिटी म्यूजिकल नाइट कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसकी शुरुआत केसरिया वालम गाने के साथ हुई और इस कार्यक्रम में जाने माने कलाकारों ने लोकगीतों और लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी, जिससे रेगिस्तान की फिजाओं में लोक कलाओं के रंग बिखर गए। वहीं लोक कलाओं की प्रस्तुति देखकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान विधायक रूपाराम, कलेक्टर, एसपी, जनप्रतिनिधि सहित देसी और विदेशी पर्यटक और आमजन मौजूद रहे। गोल्डन सिटी जैसलमेर के दुनिया भर में मशहूर डेजर्ट फेस्टिवल के दूसरे दिन रंग रंगीलो राजस्थान की शानदार झलक दिखी। ये मरु संस्कृति के अनोखे रंग हैं। यहां मूंछों की शान देखिए, यहां पगड़ी की आन देखिए, यहां राजस्थानी नृत्य देखिए। गोल्डन सिटी में गजब का नजारा। ये रंग रंगीलो राजस्थान की झलक है। ये मरु संस्कृति के इंद्रधनुषी रंग हैं। ये मरुधरा की माटी की खुशबू बिखेरती हुई छटा है। ये लोक रंगों का माधुर्य रस है। ये गोल्डन सिटी का गजब का डेजर्ट फेस्टिवल है। यहाँ मानो मरुधरा की अनोखी लोक संस्कृति के हर रंग सिमट गए हों। कहीं मूंछों की शान है तो कहीं पगड़ी की आन है।
तो कहीं कदमताल करते सजे धजे ऊंटों का काफिला है, कहीं लोक कलाकारों की थिरकते पांव तो कहीं लोक संगीत की बिखर रही है स्वर लहरियां, जिसे देखकर देश विदेश से पहुंचे सैलानी मंत्रमुग्ध हो गए। हम बड़ी दूर शिमला से आए हुए हैं इसको देखने के लिए, और यहाँ आके हमें एक अलग ही कल्चर दिखा राजस्थान का। हर तरह का कल्चर जो था राजस्थान का, वो सारा कल्चर यहाँ देखने को मिला है, और हम बच्चे समेत आए हैं, फैमिली समेत आए हैं और पूरा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। डेजर्ट फेस्टिवल में आई हूँ। मुझे ये चीज़ राजस्थान का इतना अच्छा लगता है, अब जिस भी जगह जाए लोगों का इतना प्यार है अपने राज्य को लेकर, और इतना संवार कर सजा कर अपने राज्य को रखते हैं कि उनका प्यार देखने के लिए लोग जगह जगह से आते हैं। मैं बिहार से हूँ और मैं बहुत सारे स्टेट्स में घूमी हूँ, लेकिन जो प्यार राजस्थान अपने राज्य को देता है, जो लोग अपने राज्य को देते हैं इतने सुंदर तरीके से, अभी अलग अलग एक्टिविटीज हुए हैं, डांस हुए हैं, ये वाकई में देखने वाली चीज़ है। और इंसान जो एक बार यहाँ देखता है ये हमेशा याद रखने की चीज़ है। सोनार किला से शोभा यात्रा निकाली गई तो पूरे शहर में लोक संस्कृति की ऐसी छटा बिखरी कि विदेशी सैलानी भी मरुधरा की लोक संस्कृति के रंग में रंग गए। गोल्डन सिटी में डेजर्ट फेस्टिवल 9 फरवरी तक चलेगा और 9 फरवरी तक ऐसे ही मरुधरा की अनोखी संस्कृति की झलक देखने को मिलती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए जैसलमेर से ललित सिंह की रिपोर्ट। जिंदगी की उम्मीदें रोशन हो, कुछ ऐसा कर डालो, रोशनाई मिट न सके जिसकी, कुछ ऐसा कर डालो। बीकानेर में इन दिनों आईएएस नगेंद्र पाल सिंह के ही चर्चे हैं। हर कोई कह रहा है आईएएस हो तो ऐसा। सेवा जिसके रग रग में है, मानवता जिसका धर्म है, हर बेसहारों का वो सहारा है। वो अपने आप में मिसाल है। आईएएस हो तो ऐसा। ना ही पद का गुमान, ना ही पोस्ट का रौब, बेहद शांत, बेहद सहज, बेसहारों का सहारा, जिसके चर्चे बीकानेर में हैं, जिसे लोग प्रेरणा स्रोत मान रहे हैं। नाम है नागेंद्र पाल सिंह। आईएएस हैं, लेकिन बेहद सिंपल और मददगार। जिला कलेक्ट्रेट से मैं उस दिन मीटिंग अटेंड करके नीचे आ रहा था, और मैं जैसे ही नीचे सीढ़ियों से उतरा तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी जिसके सर में चोट लगी थी, वो चलने से भी विकलांग मजबूर था, दिव्यांग था वो बुजुर्ग व्यक्ति। वो कई लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था मुझे सीढ़ी उतार दो, और इस तरीके से बड़ा दुखी था, और सब लोग उसको इग्नोर करके आगे जा रहे थे। मेरी उससे नज़र पड़ी तो मैंने मानवता के नाते उसको सहारा दिया। फिर उससे पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ मारपीट हो गई है और मेरे सर में चोट लगी है, वो पुलिस में शिकायत दर्ज करने आया था। उसको मैंने जो यथासंभव मेरा कर्तव्य था वो मैंने पूरा किया। जिला परिषद के सीईओ नागेंद्र पाल सिंह ने मिसाल पेश की है। एक अनजान बुजुर्ग का हालचाल जाना, परेशानी को समझा, उनके दर्द पर मरहम लगाया, अपनी गाड़ी से बुजुर्ग को उनके घर तक पहुंचाया। जब मैंने उसको नीचे उतारा, फिर मैंने उससे बातचीत में उससे पता किया तो वो चलने फिरने में मोहताज था। कहाँ रहते हो? तो उसने कहा कि मैं कोर्ट गेट के पास रहता हूँ, और वो नितांत गरीब व्यक्ति था। बाद में मुझे पता चला कि उसके पास मोबाइल भी नहीं था, तो फिर मैंने अपनी गाड़ी से उसको उसके घर तक छोड़ने की व्यवस्था करवाई। साथ ही साथ अपने आदमी एक भेज करके उसके जो घर वाले सदस्य हैं, घर के सदस्य हैं, उनको ये भी कहा कि इनका बुजुर्ग व्यक्ति, इनको ध्यान रखो। थोड़ा उलाना भी दिया कि बुजुर्ग व्यक्ति इनके साथ आना चाहिए था। अब बीकानेर में नागेंद्र पाल सिंह की ही बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं नागेंद्र पाल सिंह मिसाल है, प्रेरणा के स्रोत हैं। जो नागेंद्र पाल जी ने किया है, इससे दूसरे अधिकारियों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि इससे जो है आम जन की मदद करनी चाहिए, और इससे एक अच्छा मैसेज भी जाता है। तो जो आम जन है वो भी इससे प्रेरित होकर
आगे आएगा। बिल्कुल इन्होंने सराहनीय कार्य किया है और इससे एक समाज में और अधिकारियों की लॉबी में एक मैसेज जाना चाहिए। काश हर अधिकारी नागेंद्र पाल सिंह जैसा हो जाए, दूसरों की मदद को आगे आए तो सबके दुख दर्द दूर हो जाए। समाज को जरूरत है तो नागेंद्र पाल सिंह जैसी सोच की, ताकि कोई बुजुर्ग खुद को बेसहारा महसूस ना करे। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए सतवीर सिंह की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।